दोस्तों नमस्कार। वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एप्लीकेशन पर हमारे फ्री टेस्ट होते हैं और अगर आप एक्टिव रहते हैं तो समय रहते टेस्ट दे पाते हैं। टेस्ट का एक टाइम रहता है 9 बजे से 5 बजे तक। फिर भी अगर आप इस टाइम में अटेंड नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट डे आपको प्रैक्टिस नाउ में वो टेस्ट दोबारा मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाए हैं तो देखिए इसके जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उनका सही आंसर क्या और कैसे आएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और एक ऐसा क्वेश्चन था जो बिल्कुल आपको बहुत कुछ नया सिखाएगा। शायद इससे पहले आपने वो नहीं सुना, तो लास्ट तक सभी क्वेश्चन को ज़रूर देखना। क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर सपोर्टिव रहता है आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए तो जल्दी ही ऐप पर फ्री टेस्ट और लेकर भी आएंगे। बस आप लाइक करके हमें मोटिवेट करते रहें। जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे हम उतने ही जल्दी आपको नया टेस्ट भी प्रोवाइड करवा देंगे। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं और क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ना हिंदी ना इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि भाई हमें सीरीज लाइटनिंग सेट करना है 240 वोल्ट पर, जहां 6 वोल्ट के हमें लैंप कनेक्ट करने हैं। हाउ मैनी लैंप्स आर रिक्वायर्ड, कितने लैंपों की हमें आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों ये यूपीपीसीएल में भी आया था, लास्ट टाइम भी आया और इस बार भी आया, दोनों बार आया और दोनों बार उन्होंने अलग अलग उत्तर माना। वास्तविक उत्तर इसका क्या होता है हमेशा ध्यान दीजिएगा। सप्लाई वोल्टेज बटे लैंप की वोल्टेज रेटिंग कितना आया भाई 40। इसमें क्या करना होता है प्लस इसका 5%, इसका 5% बोलें तो जो ये संख्या आई थी इसका 5% निकाल करके उसमें और जोड़ा जाना होता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई वोल्टेज में 5% का वेरिएशन हो सकता है, उतार और चढ़ाव हो सकता है। मान लीजिए 5% की वोल्टेज में कमी होती है तब तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमारा सीरीज लैंप सेट डिम होगा और कुछ नहीं। लेकिन अगर किसी भी कारण से 5% की वृद्धि हो गई तो फिर वोल्टेज कहाँ ड्रॉप हो पाएंगे, लैंप हमारे फ्यूज हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, इस व्यवस्था में 5% लैंप हमेशा एक्स्ट्रा रखे जाने होते हैं। हमारी वो संख्या कितनी आई 40, हमें 40 का 5% निकालना है, उत्तर आएगा 2 लैंप। यानी टोटल हमें 40 + 2 42 लैंप कनेक्ट करने हैं। ये 2 लैंप सिक्योरिटी के लिए है, आप ऐसा मान सकते हैं। सी उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। न्यूमेरिकल एक फिर आया और ये अच्छा सवाल है, मैंने पहले भी कई बार वैसे करवाया हुआ है इस सवाल को, और फिर भी है ना स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। पता नहीं आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं कि समझ नहीं आता है। आइए ज़रा इस सवाल को समझते हैं। सवाल दिया कि 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से संयोजित कॉइल 5 एम्पीयर का करंट लेती है। कॉइल का रेजिस्टेंस क्या होगा जब पावर फैक्टर 0.8 हो। देखो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए जो है ना आपके पास फॉर्मूला ये बचता है भाई, कोस फाई बराबर R/Z वाला। कोस फाई दिया हुआ है, किसी भी तरह से अगर Z कैलकुलेट कर दे तो R आ सकता है ना, बस तो फिर Z आ जाएगा। कैसे? इंडक्टिव सर्किट कैपेसिटिव सर्किट में जो धारा होती है ना वो कुल करंट इम्पीडेंस के अकॉर्डिंग ही फ्लो होती है। यानी Z ज्ञात करने के लिए V/I का फॉर्मूला होता है। तो 240/5 एम्पियर करेंगे 48 ओम उत्तर आएगा। किसका? इम्पीडेंस का। देखो इम्पीडेंस 48 ओम आ गया तो R बराबर क्या होगा, इम्पीडेंस इंटू कोस फाई। 48 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना, उत्तर आएगा हमारा 38.4 ओम, 48.4 ओम। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट है जिनका ये सही हुआ है। बस दोस्तों वो आपसे इसी मामले में आगे निकल जाते हैं। वो एक बार एक सवाल को पढ़ लेते हैं, उनका गलत नहीं होता है, आप बार बार करने पर भी सही नहीं कर पाते हो। तो अब रिक्वेस्ट रहेगी कि इस सवाल को बार बार रिपीट ना करें और अच्छे से करना। अगला सवाल हमारा, भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत फ्रीक्वेंसी में अधिकतम कितना फ्लक्चुएशन परमिजेबल है, उतार चढ़ाव कितना मान्य है। अच्छा सवाल है ना। सभी यहाँ पर ऑप्शन ढूंढ रहे होंगे ±3% का। दोस्तों IE इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, सबसे पहले भारतीय विद्युत अधिनियम में 1956 में रूल बने थे
और हर चीज़ के लिए इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया कि ये आपका ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और उसके बाद में इसमें संशोधन होते रहे, मॉडिफिकेशन होते रहे, लगातार होते रहे थे। 2010 में भी काफ़ी हुए, 2012 में भी ज़्यादा हुए। सबसे ज़्यादा जो भारतीय विद्युत नियम में परिवर्तन हुए हैं वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 2012 में सबसे ज़्यादा हुए हैं। और 2012 में फ्रिक्वेंसी परमिजिबल जो है वो 1% है, ±1% ऑफ डिक्लेयर्ड फ्रिक्वेंसी है, यानी जो घोषित फ्रिक्वेंसी है उसका 1% से ज़्यादा डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि लोअर फ्रिक्वेंसीज़ पर हायर पावर हमें सप्लाई करनी पड़ती है, पावर कंजप्शन हायर होता है, इसलिए फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा वेरिएशन कहते हैं कि नहीं आना चाहिए। तो दूसरी बात, अब आंसर कैसे करेंगे, इसमें तो स्पष्ट दिया नहीं था कि 1956 के अनुसार है कि 2012 के अनुसार है। तो जब 3% का ऑप्शन नहीं है तो 1% ऑप्शन की तरफ ही जाना, ध्यान रखें। दूसरी बात क्या हुआ था कि शायद अभी रिसेंटली यूपीपीसीएल एग्ज़ाम में ही आया, उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया और सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया था वहाँ पर भी। ठीक है, उम्मीद करूँगा क्वेश्चन आपको पसंद आया है। हमें लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे हम समझ जाएंगे कि आपको अच्छी तरह से सवाल समझ आए। सवाल देखो नेक्स्ट, कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इंटरलीविंग क्यों करते हैं। इंटरलीविंग मतलब अंतः संयोजन या अंतः साथ में क्यों रखी जाती है। वाइंडिंग जब पास होगी, दूरी कम होगी तो उनका लीकेज रिएक्टेंस कम हो जाएगा, उनका लीकेज रिएक्टेंस घटेगा। ए ऑप्शन हो जाएगा, रिड्यूस द लीकेज रिएक्टेंस। जनरेटर में सबलेटरिंग किसके होते हैं, तो हार्ड ड्रॉन कॉपर के होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। स्लीपरिंग के लिए पूछे तो फास्फोर ब्रोंज भी कर सकते हो, पीतल भी कर सकते हो, कॉपर भी कर सकते हो। अगला सवाल, बैलेंस ऑपरेशन के लिए टीजर ट्रांसफार्मर में टर्न रेशियो कितना होता है, तो 0.866/1 होता है। ठीक है, अच्छा सवाल है और ये काफ़ी स्टूडेंट का सही भी हुआ था, मैंने चेक किया था, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं आपको। और आगे सवाल पूछा कि किस पदार्थ में तापमान घटता है तो उसका प्रतिरोध भी घटेगा, मतलब तापमान घटता है तो घटेगा और बढ़ता है तो बढ़ेगा। इसका मतलब हो गया पीटीसी। पीटीसी बोले तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये किन का होता है, मेटल्स का, धातुओं का। धातुओं में कौन दिया हुआ है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। बी उत्तर आपको यहाँ पर कर देना है। आगे सवाल पूछा कि ट्रांसफार्मर में इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर ज्ञात करने हैं और कॉपर लॉस ज्ञात करना है, कौन सा टेस्ट करोगे। कॉपर लॉस के लिए कौन सा टेस्ट होता है भाई, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और आयरन लॉस और मैग्नेटाइजिंग करंट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा होता है, ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये तो सभी के लिए आसान सा ही क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आगे सवाल, एक उपभोक्ता का संयोजित भार 3 किलोवाट है और मैक्सिमम डिमांड 1.5 किलोवाट है, इसका डिमांड फैक्टर ज्ञात कीजिए। मांग गुणक के लिए फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम डिमांड बटे कनेक्टेड लोड होता है भाई। मैक्सिमम डिमांड 1.5 की है और कनेक्टेड लोड 3 किलोवाट का है, तो जब आप आंसर करेंगे तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। बी उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे सवाल पूछा, ये तो काफ़ी अच्छा सवाल है, रिपीट भी हुआ है। लेंज का नियम किस संरक्षण पर है, तो मैंने कई बार करवाया। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित है, और वहीं हमारा जो केवीएल है, किरचॉफ वोल्टेज नियम, वो भी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर ही आधारित है। और अगर बात करें केसीएल की, किरचॉफ का करंट नियम, तो वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान रखना। इसका डी उत्तर होगा, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आगे देखो कि डीसी मोटर के पॉइंट स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो डीसी मोटरों के स्टार्टर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। ठीक है, ये यूपीपीसीएल में इस बार आया था, और जिस स्टूडेंट का मैंने पेपर देखा उसका ये गलत हो गया। क्या किया उसने, 4 कर दिए। क्यों, क्योंकि सुनने में आता है कि 4 पॉइंट स्टार्टर, इसका मतलब 4 पॉइंट हो गए, तो इस तरह की गलतियाँ मत करना। अगला सवाल, दिए गए विकल्प में से प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर का लाभ क्या है, यानी प्लास्टिक जो फिल्म कैपेसिटर है उसका, तो प्लास्टिक फिल्म बाकी सबसे जब कंपैरिजन करते हैं तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है ना, वो इसका वेरी वेरी हाई होता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिए सवाल पूछा हमसे कि दिया गया प्रतीक किस डायोड का है। ठीक है, जब ऑप्शन देखोगे तो आप कर पाओगे। ठीक है, हालांकि कुछ स्टूडेंट जिनर डायोड में कंफ्यूज हो गए। देखो जिनर में स्पष्ट जेड की आकृति होती है, ये जेड की आकृति नहीं है। ठीक है, लेकिन आओ अपन चर्चा करते हैं तो पता लग जाएगा। देखो जिनर डायोड जो है ना, उसमें कैथोड पूरी तरह से जेड की आकृति होती है, इस तरह से, इसमें मुड़ा हुआ नहीं।
टनल डायोड है उसमें कैथोड जो है वो पूरी तरह से टी आकृति में मुड़ा होता है, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो। वेरेक्टर डायोड जो है उसमें कैपेसिटर के जैसा आगे सिंबल बनता है। तो फिर बचा क्या हमारे पास, शॉर्टकी डायोड। तो ये जो सिंबल है ये शॉर्टकी डायोड का होता है। क्या पहचान है इसकी, इसमें पीएन जंक्शन की संख्या 0 होती है। एक तरफ इसमें एन मटेरियल होता है और दूसरी तरफ इसमें कोई ना कोई मेटल होता है। ये मेटल रेक्टिफायर का प्रकार है एक तरह से। अगला सवाल है कि किस वायरिंग का उपयोग मुख्य रूप से मनोरंजन या विश्राम के लिए किया जाता है। तो होम थिएटर वायरिंग आएगा। रिक्रिएशन जो है ना, मनोरंजन के लिए तो थिएटर ही होगा, तो सी ऑप्शन करेंगे। फोटोवोल्टेइक सेल के निर्माण के लिए किस तरह की धातु सामग्री का उपयोग करते हैं। तो सिलिकॉन काम में लेते हैं, सेमीकंडक्टर आ जाएगा, है ना। अर्धचालकों का उपयोग करते हैं, ये तो आसान सही था। आगे सवाल पूछा कि जब लोड में पावर डिमांड बढ़ती है तो 2 या 2 से अधिक ट्रांसफार्मर को हम कैसे ऑपरेट करेंगे। तो सभी जानते हैं ट्रांसफार्मर को हम उस समय पैरेलल में ऑपरेट करेंगे, समांतर में चलाएंगे। ट्रांसफार्मर को जब समांतर में चलाते हैं तो कई शर्तों का हमें अनुपालन करना होता है, वो ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी है कि प्रति इकाई इम्पीडेंस सेम होना चाहिए, आपका वोल्टेज रेशो सेम होना चाहिए, फेज सीक्वेंस एक समान होना चाहिए, तो पोलरिटी जो है इंड्यूस ईएमएफ की वो सेम होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये 4 शर्तें ज़्यादा ध्यान देने योग्य होती है। आगे देखो सवाल कि वोल्टेज का आरएमएस मान 230 वोल्ट √2 वोल्ट है, तो पीक टू पीक वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसमें गलती हो गई थी, ऑप्शन नहीं है, आई थिंक 460 वोल्ट इसका उत्तर आ रहा है। बाद में मैंने सही कर दिया था, पीडीएफ पहले डाउनलोड कर ली इसलिए ये कम दिखा रहा है, बाद में मैंने इसको सही कर दिया था, तो शायद आप सभी का सही आया होगा। देखो आरएमएस मान से पहले शिखर मान ज्ञात करेंगे। शिखर मान के लिए फॉर्मूला होता है √2 × आरएमएस मान। तो 230/√2 करेंगे। देखो √2 से √2 कटेगा, 230 वोल्ट हो गया शिखर मान। पीक टू पीक के जो है वो इसका दोगुना होता है, ठीक है। पीक टू पीक वैल्यू जो है वो पीक वैल्यू की दोगुनी होती है, तो 230 का दोगुना करेंगे 460 वोल्ट उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा लैंप लो वोल्टेज लैंप का एप्लीकेशन निम्न में से कौन सा है। तो लो वोल्टेज के जो है ना वो ऑटोमोबाइल्स के होते हैं। सबसे छोटे लैंप यही होते हैं, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट ऑपरेशन वाले हैं। जबकि डोमेस्टिक लाइट, इंडस्ट्रियल लाइट और फ्लड लाइट ये सारे तुलनात्मक रूप से हाई वोल्टेज लैंप है। हाई का मतलब ये नहीं कि वेरी हाई। अगला सवाल, दिया गया चित्र निम्न में से किस मानक घटक को संकेत करता है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो प्रतिरोधक का चिन्ह बना हुआ है और उस पर प्रकाश गिरता है। इसका मतलब प्रकाश गिरने वाला प्रतिरोधक या प्रकाश पर निर्भर रहने वाला प्रतिरोधक, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर का ये प्रतीक चिन्ह है, उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न परिपथ का शक्ति गुणांक कितना है। परिपथ का पावर फैक्टर पूछा है और हमें है ना वोल्टेज और करंट की देखो इक्वेशन दी है, यानी समीकरण दी है। आप ध्यान से देखो, वोल्टेज 0 से शुरू होता है तो करंट 90 डिग्री पीछे पड़ा है, यानी बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है सर्किट में कि करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग हो रहा है, 90 डिग्री पीछे चल रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, जब फेज अंतर 90 डिग्री हो तो परिपथ का पावर फैक्टर 0 होता है, इतना तो श्योर है। जब करंट लेग है तो पावर फैक्टर भी कैसा होगा, लेगिंग ही होगा, यानी 0 लेगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। बी उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे सवाल पूछा कि 50 ओम, 100 ओम और 150 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में संयोजित है, टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना है। आसान सा सवाल है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि कुल प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध मान से भी कम आएगा। सबसे कम ओम का 50 था और 50 ओम से कम का उत्तर एक ही है, 27.27 ओम, ये उत्तर हो जाएगा। आगे सवाल पूछा कि एक अल्टरनेटर में 25 किलोवाट आउटपुट है और 2 किलोवाट लॉस है, बताइए इसकी एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी के लिए क्या चाहिए, आउटपुट बटे इनपुट चाहिए। आउटपुट देखो 25 किलोवाट है, इनपुट है 27 किलोवाट। कहाँ से पता लगा, क्योंकि आउटपुट दे रखा है और लॉस दे रखा है, तो इनपुट जो है वो आउटपुट प्लस लॉसेज होती है, ठीक है। तो 25/27 × 100 करेंगे, उत्तर आ जाएगा। आंसर का मिलान कर लेना, क्वेश्चन का उत्तर रहेगा ए, 92.6% एफिशिएंसी आएगी। अगला सवाल है कि उपकरण को तड़ित से बचाव के लिए प्रयुक्त रक्षक युक्ति को क्या बोलते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है लाइटनिंग प्रोटेक्टर, ये भी हो सकता है। जब लाइटनिंग अरेस्टर, सर्ज डाइवर्टर ऑप्शन नहीं हो
तो लाइटनिंग प्रोटेक्टर ऑप्शन भी हो सकता है, ये हमने इसीलिए दिया है। लेकिन अब जब दोनों ऑप्शन साथ में दे रखे हैं तो फिर लाइटनिंग अरेस्टर ही करेंगे। और ये किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल है, किसी सिस्टम के विभिन्न सब सर्किट के व्यक्तिगत अधिकतम मांगों का योग और पूरे सिस्टम की अधिकतम मांग के अनुपात को क्या बोलते हैं? तो इसको डाइवर्सिटी फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी गुणांक के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। और गैस भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का ऑपरेटिंग टेम्परेचर पूछा है, तो गैस भरा टंगस्टन लैंप 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम कर सकता है। वहीं वैक्यूम का 2300 डिग्री सेंटीग्रेड है और कार्बन फिलामेंट लैंप का 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है। बस दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक ज़रूर करना। जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे टेस्ट उतना ही जल्दी आपको एप्लीकेशन पर और प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपका स्कोर इसमें कितना रहा था।